एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने क्वेश्चन दिए होंगे आपको, है ना, 50 तक। एक्सरसाइज नंबर 1 में डाउट पूछे आप पेज नंबर 84 पर। पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप इसमें, पेज नंबर 84 पर। आप लोग होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं भाई? 84 पर डाउट पूछे आप, 85 पर डाउट पूछे आप, 40 पेज 40 क्वेश्चन नंबर 40। ये तो 5वीं क्लास में का बच्चा भी कर लेगा। देखो इसने EN दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और उसने EN भी दे दिया। कितना दे दिया? इतना दे दिया। और पूछ क्या लिया है? N। ये साइंस थोड़ी ना है इसमें, तो मैथ्स है यार। क्वेश्चन डाउट पूछे आप पेज नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम इज इक्विवेलेंट टू। तो मतलब हीलियम प्लस का जो वो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, द अच्छा आयनाइजेशन पोटेंशियल, अच्छा आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। और हीलियम प्लस का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो कितना होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जो होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। अब वो किसके बराबर होगा ऐसा हमसे पूछा हुआ है। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। और हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालना नहीं आता, लेकिन हमें इतना पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह टोटल एनर्जी के क्या होता है? बराबर। बट साइन क्या होता है? ऑपोजिट। तो ये वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और वो कितना होगा बेटा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। और ये भी कितना आएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम ही वैल्यू आएगा। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होता कितना है? -13.6। बट हीलियम के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। तो ये सेम मैच हो जाएगा। बाकी तो मैच ही नहीं हो रहा। उसने बोल दिया एनर्जी ऑफ लास्ट ऑर्बिट तो जीरो होता है, इनफाइनाइट पर एनर्जी कितना होता है? जीरो। थर्ड और फोर्थ का तो मतलब ही नहीं है कुछ भी। डाउट पूछे आप एक्सरसाइज नंबर 1 में 48 में लिखा हुआ है द एनर्जी, क्लास का ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें कहां से कहां लेके जाना है बेटा? फर्स्ट से सेकंड। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके जाना है? फर्स्ट से सेकंड। यही डाउट है ना आपका? 48 पूछा है आपने। 48 में लिखा हुआ है आयनेशन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम विल बी। देखो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट में नहीं है, या तो वो सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है, या फिफ्थ में है, या फिर सिक्स में है। एक्साइटेड का मतलब वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो किसी एक्साइटेड स्टेट में है। और उसको हमें आयोनाइज करना है, का मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? इनफाइनाइट पर। कहां से कहां? 2 से इनफाइनाइट, या 3 से इनफाइनाइट, या 4 से इनफाइनाइट, एंड सो ऑन। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से इनफाइनाइट जाएगा तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा? 3.4। 3 से जाएगा तो 1.51, अगर वहां से जाएगा तो 0.85। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि जो आंसर आ रहा है ना वो 3.4 या उससे क्या आ रहा है? कम आ रहा है। डाउट पूछे आप एक्सरसाइज नंबर 1 में, और कोई डाउट है तो पूछ लें आप। नहीं है कोई डाउट आपको तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो पिछली क्लास में जो है हमने बोर मॉडल पढ़ लिया था। आज हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है शायद। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा एक बार? ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना, सामने 20 मिनट के लिए कुछ लिखना नहीं होगा अभी आपको। 20 मिनट के आसपास आपको सामने ही देखना है। टॉपिक का नाम होगा यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आज की क्लास का टारगेट यही है कि आज हमें इसको पढ़ना है पूरा, है ना। आज की पूरी क्लास हमें इसी का डिस्कशन करना होगा। बट इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम चैप्टर से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं। ये चैप्टर का नाम क्या होता है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बातें करते हैं, इनको कोई मना कर दें, बातें ना करें। चैप्टर का नाम क्या है भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं बेटा? 4। और 4 में से हम कितने पढ़ चुके हैं? 3। 3 हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? थॉमसन मॉडल, फिर पढ़ लिया है रदरफोर्ड मॉडल, फिर पढ़ लिया है बोर मॉडल। बोर मॉडल भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। बस बोर ही ने जो है ना इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया है, का मतलब बोर मॉडल का ही पार्ट होता है ना।
बोर मॉडल पूरी तरह से तब खत्म होगा तब जब हम क्या पढ़ चुके होंगे यार, स्पेक्ट्रम पढ़ चुके होंगे। लेकिन हाँ, थॉमसन पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, बोर। और बोर जब हम बोल रहे हैं ना यार, कुछ भी नहीं है, बस इसमें 4 टाइप की कैलकुलेशन हमें सिखाया गया है। 4 टाइप की कैलकुलेशन में सिखाया गया है। सबसे पहली बात, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है यार, NH/2 पाई। हमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना आता है, किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना आता है, और किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना आता है, एनर्जी। तो ये 4 चीजें हमें निकालनी आती है। हम मेन तो एनर्जी वाला पार्ट है, और हमने पढ़ा था यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 और मैंने ये भी कहा होगा कि इन तीनों का वैल्यू 2 वेरिएबल पर डिपेंड करता है। कौन कौन से वेरिएबल, एन और जेड। एंगुलर मोमेंटम ही होता है जो केवल किस पर डिपेंड करता है, एन पर। बाकी सबका वैल्यू एन और जेड पर डिपेंड करता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो बोर मॉडल में आपको पढ़ा चुका हूं, बस चौथा मॉडल बचा हुआ, उसका नाम क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेसिकली वहां पर बस आपको क्वांटम नंबर पढ़ने होते हैं। का मतलब इस चैप्टर के अंदर 2 तो हमें थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, एक का नाम होगा डी ब्रोगली, एक का नाम होगा हाइजेनबर्ग। के बाद में हम क्या पढ़ रहे होंगे, क्वांटम नंबर। मतलब आज की क्लास के बाद में मेनली ये 3 टॉपिक बचे रहेंगे जो आज की क्लास के बाद हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या होने वाला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं, और ये तो टॉपिक के नाम से ही क्लियर है। ये तो टॉपिक के नाम से क्लियर है कि इस टॉपिक को बढ़ाते समय मैं हाइड्रोजन एटम को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा भैया, हाइड्रोजन एटम। तो रफली जो है ना, मैं एक हाइड्रोजन एटम सामने ड्रॉ करूंगा, और हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट शेल को मैं ड्रॉ करने वाला हूं। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट शेल ऑफ विच एटम, हाइड्रोजन एटम। देखते जाना, सामने है ना, ये फर्स्ट शेल है। उसके बाद में उसका क्या भी आएगा भैया, सेकंड शेल भी आएगा। उसके बाद में क्या भी आएगा, थर्ड शेल भी आएगा। उसके बाद में फोर्थ शेल भी आएगा, फिफ्थ शेल भी आएगा, और उसके बाद में सिक्स शेल भी आएगा, सेवंथ भी आएगा, एट्थ भी आएगा, नाइन्थ भी आएगा। तो मेरे मन से मैंने यहाँ पर कितने शेल ड्रॉ कर दिए हैं, 7। आपकी इच्छा हो 10 शेल ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर कितने शेल को ड्रॉ किया है भैया, 7 शेल को ड्रॉ किया है। 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, और इनफाइनाइट भी होगा। और हम जानते हैं इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, सरफेस। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, सरफेस। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को आप। सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, के बाद में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फिफ्थ शेल, और एंड ऑन इनफाइनाइट भी होंगे। अच्छा बताओ, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कहाँ रहना पसंद करता है, ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन एक ही है, और वो कहाँ रहना पसंद करता है, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन क्या वो हमेशा हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहता है, क्या नहीं। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, तो कहाँ जाता है, ऊपर। का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है कब, जब एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। का मतलब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है ना, तो उस समय जो स्पेक्ट्रम बनता है उसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजूंगा, ग्राउंड स्टेट से कहीं ऊपर भेजूंगा। कहीं का मतलब कहीं भी वो जा सकता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, कहीं पर भी वो जा सकता है। का मतलब जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टेबल होता है, क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके 7th ऑर्बिट में चला गया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि 7th में ही जाए, वो 6 में भी जा सकता है, वो 8 में भी जा सकता है। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है 7th ऑर्बिट में चला गया, क्या वो वहां पर स्टेबल होता है, क्या नहीं। तो वो वापस कहां पर आएगा, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एमिशन होगा, एमिशन। तो उस समय जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। का मतलब स्पेक्ट्रम जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप के होने वाले हैं। कौन कौन से होंगे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, और एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। अरे सुन रहे हैं क्या आप, दोबारा सुने आप। मैंने आपसे कहा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, और एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहां आएगा, नीचे। लेकिन जब मैंने नीचे शब्द यूज किया है ना, तो पक्का है कि ये कौन सा शेल होगा बेटा, फर्स्ट शेल ही होगा। ये कौन सा शेल होगा भैया, फर्स्ट शेल ही होगा। लेकिन ऊपर का मतलब, ये ऊपर का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये सेकंड शेल भी हो सकता है, थर्ड शेल भी हो सकता है, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जब नीचे की हम बात कर रहे हैं तो नीचे का मतलब कौन सा शेल होगा यार, फर्स्ट शेल ही होगा। का मतलब अगर प्रॉपरली अगर मैं बोलूं ना, तो मुझे बोलना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहीं ऊपर जाता है, और एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर से कहां आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम हमें पढ़ने होते हैं, इसमें 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। लेकिन दोनों ही टाइप के स्पेक्ट्रम में से जो मेन डिस्कशन हमें करना होता है वो कहां पर करना होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में। मतलब लगभग 1 घंटे के आसपास तो जो है ना, मैं जो स्पेक्ट्रम आपको अभी पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। बस एब्जॉर्प्शन में तो बस एक नोट ही लिखना होता है, वो 1 ही मिनट का काम होता है। का मतलब पढ़ना हमें दोनों ही है, लेकिन टाइम जो स्पेंड हमें करना होगा वो कहां पर करना होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बताओ, जब मैं एमिशन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजूंगा, अरे किसी एक्साइटेड स्टेट से कहां भेजूंगा, ग्राउंड स्टेट।
फॉर एग्जांपल जो डायग्राम मैंने सामने बनाया हुआ है, इसमें मैंने 7 ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजूंगा? 7th ऑर्बिट से कहां भेजूंगा? फर्स्ट ऑर्बिट। जरूरी नहीं कि 7 से ही भेजना है, अरे 6 से भी भेज सकते हो, 5 से भी भेज सकते हो, इनफाइनाइट से भी आप उसे भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एज एन एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन को 7th शेल से कहां पर भेज रहा हूं भैया? फर्स्ट ऑर्बिट पर भेज रहा हूं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर आ रहा है तो उस समय जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहां से कहानी शुरू हुई, ध्यान से सुनना भैया। तो क्लियर कर लो अपने दिमाग में, आज की क्लास में जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं वो 2 टाइप का होगा, लेकिन पहले मैं जो स्पेक्ट्रम आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है भैया? एमिशन स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रम को समझाते समय मैं इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेज रहा हूं? 7th शेल से फर्स्ट शेल में। ये फर्स्ट शेल तो फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ 7th एग्जाम्पल में ले रहा हूं, 7th एग्जाम्पल ले रहा हूं। हो सकता है वो 7 से आए, हो सकता है वो 6 से आए, हो सकता है वो 5 से आए, बट समझाने के लिए मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं? इलेक्ट्रॉन 7 से कहां पर आएगा? 1 तक आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर आता है ना, या किसी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट तक आता है ना, तो भैया मल्टी स्टेप्स में आता है। कैसे आता है यार? मल्टी स्टेप्स में। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है ना, तो कैसे आता है? मल्टी स्टेप्स में। मल्टी स्टेप्स से मेरा मतलब यह है कि हो सकता है वो 7 से डायरेक्टली 1 पर कूद जाए, हो सकता है वो 7 से कहां पर कूद जाए? ग्राउंड स्टेट तक डायरेक्टली कूद जाए। हो सकता है कि पहले वो 7 से 6 पर आए और 6 से कहां पर आए? 1 पर आए। हो सकता है 7 से 5 पर आए, 5 से 1 पर आए। हो सकता है 7 से 4 पर आए, 4 से 1 पर आए। मतलब उसके पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी ड्रॉ करना चाहता हूं। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि वो सिंगल स्टेप जंप करके आए इस प्रकार से। हो सकता है कि वो 2 स्टेप जंप करके आए। अरे भैया हो सकता है कि वो 3 स्टेप जंप करके आए। का मतलब उसके पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं सारी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अभी सामने। आप इस बात को समझो, जो स्पेक्ट्रम मैंने सामने ड्रॉ किया है ना, इसका नाम एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एमिशन होगा, एमिशन। और इवन मैंने सारी लाइन ड्रॉ भी नहीं की है सामने अभी तक, और भी बनेंगे पॉसिबिलिटी सामने, और भी बनेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है अभी हमारे लिए सफिशिएंट है। जो सामने मैंने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है इसका नाम एब्जॉर्प्शन है, फिर एमिशन है भैया, एमिशन। और इतनी सारी लाइंस जो यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये जो वर्टिकल लाइंस यहाँ पर दिख रही है ना, इन्हीं लाइंस की हमें स्टडी करनी होती है। स्पेक्ट्रम की स्टडी का मतलब है हमें लाइंस की स्टडी करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी तो स्टडी हम कर चुके बोर मॉडल में। अरे भैया बोर का पूरा जीवन निकल गया है कि इसकी स्टडी में वर्टिकल लाइंस में या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस में। हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या दिया था हमने? ऑर्बिट्स। वो हम कर चुके हैं सारा काम, लेकिन अब जो स्टडी हम करने वाले हैं वो इन वर्टिकल लाइंस की स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मुझे तो ये स्टडी बड़ी डिफिकल्ट फील हो रही है, मुझे तो ये स्टडी बहुत डिफिकल्ट फील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन लाइंस को तो अभी मैंने ड्रॉ तक नहीं किया है, और भी लाइंस यहां पर बनेंगी, और भी वर्टिकल लाइंस यहां पर बनेंगी। इन लाइंस की स्टडी को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए हम इन लाइंस को ग्रुपिंग करने वाले हैं। इन लाइंस की ग्रुपिंग करने वाले हैं का मतलब इनको हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं, ग्रुपिंग करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? ग्रुपिंग करने वाले हैं। देखो क्लियर कर लो आप, एक शब्द से मैंने शुरुआत की है और उसी शब्द पर मैं ऐड करूंगा, और शब्द यह है कि इन लाइंस की स्टडी हमें करनी है, इन लाइंस की स्टडी हमें करनी है। और आज की क्लास के एंड तक इसका स्टडी हम कर चुके होंगे, बहुत सारी स्टडी करनी होगी। स्टडी करने का मतलब यह है कि हर एक लाइन का नाम तक रखना है। का मतलब जब आप इस पूरी क्लास को पढ़ चुके होंगे ना, तो इसको भी एक नाम के रूप में पुकारेंगे। जैसा कोई ना कोई नाम आपका होता है ना भैया, तो इस लाइन का भी नाम होगा, इस लाइन का भी नाम होगा, इस लाइन का भी नाम होगा। हर एक लाइन का अलग अलग नाम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन नाम तो हम तब रख पाएंगे तब जब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ग्रुपिंग करने वाले हैं। इन्हीं लाइंस को हम ग्रुप में डिवाइड कर करके सामने वापस ड्रॉ करने वाले हैं। ये रफ डायग्राम है, ये आपको बनाना तक नहीं है। तो इसी डायग्राम को अब मैं वापस सामने ड्रॉ करूंगा यार। अगेन यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट शेल ड्रॉ कर दिया है, ये फर्स्ट शेल है। उसके बाद में क्या आएगा भैया? सेकंड शेल भी आएगा, देखते रहना। उसके बाद में थर्ड शेल भी आएगा, फोर्थ शेल भी आएगा, फिफ्थ शेल भी आएगा, उसके बाद में सिक्स शेल भी आएगा, उसके बाद में सेवंथ शेल भी आएगा, सेवंथ के बाद में 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, इनफाइनाइट भी आएगा। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर कितने ही शेल ड्रॉ किए हैं? केवल 7। क्या 7 ही बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारी इच्छा हो जितना बना सकते हैं हमने, लेकिन कितने बनाए हैं मैंने? अभी 7। और उसमें से ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, इन्फिनिटी भी होंगे। इसी डायग्राम को वापस में ड्रॉ करूंगा। बताओ जो स्पेक्ट्रम सामने ड्रॉ आपके सामने है ना, इसका नाम एब्जॉर्प्शन रखोगे या फिर एमिशन रखोगे? एमिशन में बहुत सारी वर्टिकल लाइंस हैं यार, बहुत सारी क्या है यहाँ पर? वर्टिकल लाइन। उसकी स्टडी को इजी करने के लिए हम उन लाइंस को ग्रुपिंग करने वाले हैं, ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं। देखो ग्रुप नंबर 1 क्या होगा? ग्रुप नंबर 1 क्या होगा? ग्रुप नंबर 1 वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आएगा।
ग्रुप नंबर 1 वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पर। ये जो लाइन मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है ना सामने, जिसको मैंने हाईलाइट किया है अभी अभी, इन्हीं लाइंस को बिना दिमाग लगाए बस एज इट इज मैं वहां पर छाप दूंगा। का मतलब ग्रुप नंबर 1 वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आएगा। दिस इज ग्रुप नंबर 1। कोई साइंस नहीं है बेटा, ये जुगाड़ है। दिस इज कंप्लीटली जुगाड़, ताकि हम इन लाइंस की स्टडी को इजी कर पाए। ग्रुप नंबर 1 वो ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई ऑर्बिट से कहां पर आ रहा है भैया, फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 क्या होगा, अरे ग्रुप नंबर 2 वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा, सेकंड ऑर्बिट। कहां पर आएगा, सेकंड ऑर्बिट। एक लाइन तो मैंने अभी मार्क की है सामने, और भी कोई लाइन शायद दिख रही होगी, ये रही वो लाइन, सेकंड लाइन। मतलब सेकंड ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा, सेकंड ऑर्बिट। अच्छा, 2 ही लाइन होगी या फिर और भी होंगी? और भी होंगी, लेकिन वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने सामने ड्रॉ नहीं की थी, वहां पर आसानी से हम कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा भैया, सेकंड ऑर्बिट पर आएगा। ये सेकंड ऑर्बिट पर आ गया, का मतलब ये सारी पांचों लाइन यहां पर भी बनती अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करते तो। लेकिन इजी कौन सा डायग्राम रहेगा, वो फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला भैया, सेकंड वाला। इसको ड्रॉ करना बड़ा इजी है। और आप समझ गए होंगे कि ग्रुप नंबर 3 क्या होगा। ग्रुप नंबर 3 वो ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा, थर्ड ऑर्बिट पर आएगा। दिस इज ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पर आएगा। ग्रुप नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पर आएगा। और ग्रुप नंबर 6 में इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा भैया, सिक्स्थ ऑर्बिट तक आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हमने उन्हीं लाइन को यहां ड्रॉ कर दिया, बट ये डायग्राम बनाना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, सब कुछ मिक्सअप हो रहा था, बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा फील हो रहा था। लेकिन वही चीज इजी हो जाएगी कब, तब जब डायग्राम को हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बट ये ध्यान रखना, ये डायग्राम एक एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का, और इस डायग्राम को ये मानते हुए बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन चलना कहां से चालू हो रहा था, सेवंथ ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन चलना कहां से चालू हो रहा था, सेवंथ ऑर्बिट से, और अल्टीमेटली आ कहां तक रहा था, फर्स्ट ऑर्बिट में। एक सिंगल ट्रांजिशन के द्वारा या मल्टी स्टेप्स के द्वारा, मल्टी स्टेप्स के द्वारा, मतलब बहुत सारे ट्रांजिशन उसने ट्रेवल किए हैं, और सारी पॉसिबिलिटीज को हमने बहुत इजीली ड्रॉ कर दिया। का मतलब यहां पर सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके आप डायग्राम ड्रॉ करते ना, तो वही ट्रांजिशन आते जो वहां पर हमने इजीली ड्रॉ कर दिए हैं। देखो, स्पेक्ट्रम अगर सीखना है ना अगर आपको प्रॉपरली, तो ये 2 शब्द को जेब में रख लेना भैया। अगर आपने 2 शब्द को समझ लिया तो स्पेक्ट्रम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, सामने लिखे हुए हैं, एक है मल्टी स्टेप और एक क्या है यहाँ पर, ग्रुप। कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर, मल्टी स्टेप और क्या है भैया, ग्रुप। अभी जो स्पेक्ट्रम मैंने सामने बनाया है, ये एमिशन है फिर एब्जॉर्प्शन है। एमिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। पहले का नाम क्या है, एमिशन, आगे क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कैसे आया, मल्टी स्टेप्स में, मल्टीपल लाइंस मिली। उन मल्टीपल लाइंस की स्टडी को इजी करने के लिए हमने उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। किसमें डिवाइड कर दिया है, ग्रुप में। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को ये मानते हुए बनाया गया है इलेक्ट्रॉन कहां से चलना चालू हुआ, 7। पता है कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं सर इलेक्ट्रॉन 7 से आया 6 पर रुक गया। अरे भाई, 6 पर रुका नहीं है, वो 6 से 5 पर भी आ रहा है, 5 से 4 पर भी आ रहा है, 3 पर भी आ रहा है, 2 पर भी आ रहा है, और कहां पर भी आ रहा है, 1 पर। उसे आना अल्टीमेटली कहां पर है, 1 तक। बस ग्रुप बदल गया है। क्या बदल गया भैया, ग्रुप। कुछ समझ में आया है आपको यार? ये जो ग्रुप नंबर 1 होता है, शायद आपको पता होगा, इस ग्रुप नंबर 1 का एक नाम भी होता है, नाम होता है इसका लाइमन सीरीज। इसका नाम होता है यार बामर सीरीज। इसको हम बोलते हैं पाश्चन, इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, इसको हम बोलते हैं पी फुंड बोलते हैं। कई लोग फुंड भी बोलते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुंड या पी फुंड कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट जो ग्रुप होता है इसका नाम होता है हम्फ्री सीरीज। तो 6 नाम है, ये नाम रटने पड़ेंगे आपको। कोई बोलेगा अगर कि बताओ लाइमन का मतलब क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आएगा, 1 तक। का मतलब लाइमन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को कहां तक आना है, 1 तक। कई लोग कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन यहां पर 7 से 1 पर आया, सर इलेक्ट्रॉन 6 से 1 पर आया, क्या ये 6 से चलना चालू हो रहा है क्या? गलत, वो 6 से चलना चालू नहीं हो रहा है। अरे भैया, वो कहां से चलना चालू हो रहा है, 7 से। पहले वो 6 तक आया होगा। कहां तक आया होगा, 6 तक। और 6 से फर्दर फिर कहां पर आया होगा, 1 तक। तो इस डायग्राम को गलत रीड मत कर लेना यार। इस डायग्राम का फील ये है कि इलेक्ट्रॉन चलना कहां से चालू हुआ था, 7 से। अगर मान लो हमारे पास 4 ही ऑर्बिट हैं, 4 ही ऑर्बिट हैं और स्पेक्ट्रम हमें ड्रॉ करना है, तो हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो जाएगा। और जब ये स्पेक्ट्रम हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे ना, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे रीड करेंगे
हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन चलना कहां से चालू हो रहा है भैया, फोर्थ ऑर्बिट से। कहां से चलना चालू हुआ, फोर्थ। वो भी स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, ये भी स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, लेकिन उस स्पेक्ट्रम को इस बात को मानते हुए बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन चलना कहां से चालू हुआ है, सेवंथ ऑर्बिट से। अच्छा, अगेन पूछ रहा हूं, ये स्पेक्ट्रम एमिशन है फिर एब्जॉर्प्शन है। एमिशन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर एमिट हो रहा है। एमिट, जो एनर्जी एमिट होगा ना वो क्वांटम के रूप में एमिट होगा। किस रूप में एमिट होगा, क्वांटम के रूप में। जो एनर्जी एमिट होगा किस रूप में एमिट होगा भैया, क्वांटम के रूप में। ये बल्ब है, कौन है ये, बल्ब। लाइट निकल रही है इसमें से, क्या निकल रही है, लाइट। बिल्कुल लाइट निकल रही है इसमें से, एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये बल्ब है, लाइट निकल रही है इसमें से। अरे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया, कहां से कहां आया, 2 से 1, लाइट निकला है। क्या निकला है, लाइट, 10.2। अरे सुनो भाई, एमिशन है, एमिशन, एमिट, लाइट एमिट हो रहा है। क्या एमिट हो रहा है भैया, लाइट। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई ऑर्बिट से, जैसे 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इनफाइनाइट से 1 भी इसी में है, ध्यान रखना। बनाया मैंने 7 से ही होगा, लेकिन दिमाग में फिट करना। अगर बोल दिया इनफाइनाइट से 1, कहां से कहां, इनफाइनाइट से 1। लाइमन नाम है या बाबर नाम है, लाइमन। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट तक आता है ना, तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है, लाइमन। एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, फिर एमिट होगा, एमिट। जो एनर्जी एमिट होता है उसका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट एनर्जी। कौन सा एनर्जी एमिट होता है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रावायलेट एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो अल्ट्रावायलेट एनर्जी होता है ये एमिट कब होता है, कौन से सीरीज में भैया, लाइमन सीरीज में। रटना है इस बात को आपको। यहाँ पर जो एनर्जी एमिट होता है वो कौन सा होता है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट एमिट होता है यहाँ पर। कौन सा एनर्जी एमिट होता है, विजिबल लाइट। यहाँ पर जो एनर्जी एमिट होता है वो होता है इंफ्रारेड। यहाँ पर भी होता है इंफ्रारेड, यहाँ पर भी होता है इंफ्रारेड, और इवन यहाँ पर भी होता है इंफ्रारेड। मैंने यहाँ पर फार क्यों लगा दिया, मैं बता दूंगा बाद में बताऊंगा इस बारे में। बट ये जो मैंने लिखा है ना सामने, यूवी, विजिबल, आईआर, ये समझना नहीं होता है, रटना होता है। रट्टाफिकेशन है, ये रटने वाली बात है। देखो अल्ट्रा वायलेट मतलब बहुत पहले की बात है, इवन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 7 एग्जांपल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गामा रेस, एक्स रेस, उसके बाद में यूवी, विजिबल, फिर क्या आया था, आईआर, फिर माइक्रो रेडियो आया था। लेकिन हमें किन से मतलब है अभी, यूवी, विजिबल और आईआर से। आप एक सवाल का जवाब देना, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया, कहां से कहां पर आया, 2 से 1, कितना एनर्जी एमिट होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो यूवी होता है तो होता है, इसमें मैं क्या समझाऊं तुम्हें। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज अल्ट्रा वायलेट एनर्जी, ये एक फैक्ट है जो रटने की बात है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 1 पर आया तो कितना एनर्जी एमिट हुआ, 12.09। अब वो अल्ट्रा वायलेट होता है तो होता है, ये एक फैक्ट है, आपको रटना है। इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से 1 पर आया, इनफाइनाइट से 1 पर आया तो गैप कितना होता है, 13.6। अब वो भी अल्ट्रावायलेट होता है तो होता ही, रटने की बात है भैया, ये रट्टाफिकेशन है कि आपको रटना पड़ेगा कि लाइमन सीरीज में जो लाइट निकलता है, ओह लाइट निकल रहा है, कौन सा लाइट निकल रहा है भैया, अल्ट्रावायलेट। दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अल्ट्रावायलेट दिखता नहीं है, दिखता केवल कौन है भैया, विजिबल। ये नहीं दिखेगा, केवल दिखता कौन है यार, विजिबल। समझ नहीं आ रहा है आपका, बल्ब है ये, क्या है ये, बल्ब। जो मैंने आपको पढ़ाया अभी ना, इसी को मैं रिवाइज करवाऊंगा एक टेबल के रूप में, हम इसे समराइज करेंगे, फिर कुछ नई बातें भी आएंगी। हमें यहाँ पर 6 ग्रुप के नाम रखने होते हैं। सबसे पहले ग्रुप का नाम क्या होता है, लाइमन, फिर क्या होता है, बामर, उसके बाद में पाशन, ब्रैकेट, और फिर आएगा फुंड या पेफुंड, और लास्ट में क्या आएगा, हम्फ्री। इन सीरीज में जो एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी निकलता है वो कौन कौन से रेंज में होता है, यहाँ होता है यूवी, यहाँ पर होता है विजिबल, फिर होता है आईआर, यहाँ पर भी आईआर, यहाँ पर भी आईआर। इवन है ना, पता है यहाँ पर भी आईआर ही दिखना चाहिए, इस फार का कोई सेंस है नहीं। इसका इतना सा सेंस है कि मान लो मैंने सामने लिखा यूवी, क्या लिखा है बेटा, यूवी। अच्छा, यूवी एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, फिर एनर्जी का रेंज होता है, रेंज होता है, रेंज। फॉर एग्जांपल कि भैया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के बीच की एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, अल्ट्रावायलेट। एग्जांपल ले रहा हूं, ये एनर्जी याद नहीं करनी है, एग्जांपल लिया है मैंने। इस रेंज का नाम क्या है भैया, अल्ट्रावायलेट। का मतलब कोई बोलेगा कि क्वांटम आया, क्वांटम आया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इस रेंज में आ रखा, मतलब वो कौन सा क्वांटम है, अल्ट्रावायलेट का क्वांटम है। उसके बाद में आता है भैया विजिबल, तो विजिबल का भी एक रेंज होता है। उसी प्रकार से आईआर का भी क्या होता है, रेंज होता है।
तो फार का मतलब क्या है कि लास्ट वाला रेंज कवर हो रहा है, इसमें लास्ट वाला रेंज कवर हो रहा है का मतलब मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के फॉर एग्जांपल अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी का नाम अगर IR है ना, तो लास्ट हम्फ्री वाले में जो रेंज कवर होता होगा वो शायद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की एनर्जी कवर होता होगा, मतलब बहुत छोटा गैप, लास्ट वाला गैप कवर होता होगा, बहुत छोटा वाला। लेकिन अल्टीमेटली ये फार शब्द एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये जो फार शब्द है ना ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो आप इस फार को हटा सकते हैं और कॉन्फिडेंटली हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता फार लगाओ या मतलब, मैं तो IR ही लिखूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर 2 प्रकार के वेरिएबल को डिफाइन करने वाला हूं, एक का नाम होता है भैया N1 और दूसरे का नाम होता है N2। 2 प्रकार के वेरिएबल को मैं भी डिफाइन करूंगा। ये जो N1 होता है ना, इसको हम कहते हैं लोअर ऑर्बिट, क्या नाम होता है इसका, लोअर ऑर्बिट, और N2 को हम कहते हैं फिर हायर ऑर्बिट। आसान शब्दों में अगर मैं बोलूंगा तो बताओ, नीचे वाले ऑर्बिट को आप क्या कहोगे N1, ऊपर वाले ऑर्बिट को क्या कहोगे N2। देखो ट्रांजिशन जब हो रहा है ना तो 2 ऑर्बिट काम आते हैं, अरे ट्रांजिशन में कितने ऑर्बिट काम आते हैं, 2, एक कहां से आ रहा है और एक कहां तक आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो कहां से आ रहा है N2, कहां तक आ रहा है N1, का मतलब हायर ऑर्बिट को हम क्या नाम देंगे भैया N2, लोअर ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम लोग N1। सही सही जवाब देना लाइमन सीरीज में, अरे कौन सी सीरीज में, लाइमन में। इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा है 1 तक, इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा है 1 तक, कहां से आ रहा है 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है और इनफाइनाइट से भी आ रहा है। सर वहां तो 7 से आ रहा है, अरे वो एग्जाम्पल है भाई, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से भी तो आ सकता है यार। अच्छा बताओ, अगर बामर की हम बात करें कहां तक आ रहा है 2 तक, कहां से आ रहा है 3 4 5 6 इनफाइनाइट से आ रहा है, यहाँ 3 तक आ रहा है फ्रॉम 4 5 6 इनफाइनाइट, यहाँ पर 4 तक आ रहा है फ्रॉम 5 6 इनफाइनाइट, यहाँ पर 5 तक आ रहा है फ्रॉम 6 7 इनफाइनाइट, यहाँ 6 तक आ रहा है फ्रॉम 7 इनफाइनाइट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि बताओ ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, उधर मत देखना, काउंटिंग चालू कर दो, क्या आपको काउंटिंग आती है क्या भाई, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, कहां तक आएगा 4 तक, कहां से आएगा फ्रॉम 5 6 इनफाइनाइट, उसके ऊपर से आएगा। आपसे कह दिया गया बामर सीरीज, बामर सीरीज, बामर सीरीज का मतलब लाइमन के बाद क्या आता है बामर, कहां तक आएगा 2 तक, कहां से आएगा ऊपर से आएगा, ऊपर से आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। आप काउंटिंग करो और बताओ, वो जो डायग्राम बना हुआ है इसमें लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है यार, 6, 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस है। कितने लाइंस है भैया 6। तो क्या लाइमन में हर बार 6 की लाइंस होंगे क्या, नहीं। ये 6 लाइंस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से चलना चालू हुआ है 7 से, अरे वो 7 से चलना चालू हुआ, इसलिए लाइमन में लाइंस कितनी है भैया 6 है। मान लो वो 6 से चलना चालू होता तो एक कम हो जाता, कितना होता 5, का मतलब लाइमन में नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है N2 - 1। क्या फॉर्मूला होता है N2 - 1, 7 - 1 कितना आएगा 6। लाइमन में नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला कितना होता है N2 - 1। अच्छा बामर में यहां पर 5 लाइंस है यार, 1 2 3 4 5, 5 लाइन से बामर में, कितनी लाइन से यार 5, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से चलना चालू हुआ 7 से। अगर 7 से चलना चालू हुआ है तो कितनी लाइन है 5, का मतलब अगर वो 6 से चलना चालू होता तो 4 लाइंस होती, का मतलब फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा N2 - 2, यहां पर आएगा N2 - 3, N2 - 4, N2 - 5, N2 - 6। अच्छा 7 - 6 कितना होता है 1, का मतलब हम्फ्री में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है यहां पर 1। तो किसी भी विद इन द सीरीज, अगर लाइमन बामर इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो ये आप इसकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सभी को आप ऐड कर दो, टोटल निकालने के लिए क्या कर दोगे आप सभी को ऐड कर दोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और वो फॉर्मूला होता है N2 - N1 N2 होता है N2 - N1 + 1 डिवाइड बाय होता है 2। ये फॉर्मूला हम यूज कब करेंगे, तब जब हमें क्या निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस। क्या निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रॉन कहां से चलना चालू हुआ 7, कहां तक आ रहा है 1 तक। बेटा देखो मैक्सिमम लोग जो है ना, लोग छोड़ो मास्टर भी इसको गलत रीड करते हैं, मैं सही कह रहा हूं आपसे। इसको रीड इस प्रकार से करना है डायग्राम को कि इलेक्ट्रॉन 5 से चलना चालू नहीं हुआ है, 4 से चलना चालू नहीं हुआ है, कहां से चलना चालू हुआ है 7 से, और वो खुश कब होगा, तब जब कहां पर पहुंच जाएगा 1 तक। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पर ऐसा ये कूद गया और ये यहाँ से चलना चालू हुआ, यहाँ रुक गया और यहाँ सो गया, ऐसा नहीं हुआ है भैया, वो बीच का ट्रांजिशन है। पहले 7 से 3 तक आया होगा, फिर 3 से 2 भी आया होगा, 2 से कहां भी आया होगा 1 भी आया होगा। तो इस फॉर्मूला में अगर इस एग्जाम्पल की आप बात करें तो N2 आप कितना पुट करोगे भैया 7 और N1 कितना पुट करोगे 1।
तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है जो आपको रटना है ना, ये हमें रटना है, इसको लिखो आप। डायग्राम तो मॉड्यूल में सुंदर बना हुआ है, ये अच्छा नहीं है तो वहां से आप बनाना, टेबल जल्दी से आप बना दो, डायग्राम आप जगह छोड़ दो, है ना। टेबल जल्दी से आप बना लो, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, कोई भी डायग्राम बनाता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। सर धमकी दे रहे हो क्या? अरे धमकी की बात नहीं है, थोड़ा टाइम बचाना है और कुछ नहीं। आई थिंक टेबल आपने आधी तो बना ही ली होगी, जल्दी बनाओ आप। लिख लिया है आपने? क्वेश्चन लिखो फिर आप। लिख लिया क्या आपने ये? एक फॉर्मूला है जो रटना है, और इस फॉर्मूला की हेल्प हम कब लेंगे? तब जब हमें क्या निकालना होगा? टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन, अभी सारा जो डिस्कशन चल रहा है वो एमिशन स्पेक्ट्रम का है। एक्चुअली क्वेश्चन ही एमिशन ही पर बनते हैं, एब्जॉर्प्शन पर कुछ बनता ही नहीं है। उसमें तो बस एक पॉइंट है छोटा सा, लास्ट में हम लिखेंगे उससे। क्वेश्चन लिखिएगा आप। इन एच स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन लिखें, इन एच स्पेक्ट्रम, इन एच स्पेक्ट्रम electron moves from electron moves from sixth orbit to first orbit, sixth orbit to first orbit in multi-step, in multi-step। देखो है ना, आगे का लैंग्वेज बाद में लिख पाऊंगा मैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज आपने अभी लिखा है ना, इसका डायग्राम इमेजिन कर लो आप, और अगर सोचोगे तो इमेजिन हो ही जाएगा। और कैसे इमेजिन करना है? जो डायग्राम सामने बना हुआ है उसमें केवल कौन कौन से ऑर्बिट काम आएंगे? 1 से 6 तक, बट 7th ऑर्बिट काम नहीं आएगा। अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो एक शब्द मिलेगा आपको, और वो शब्द है मल्टी स्टेप। का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या 6 से 1 पर डायरेक्टली कूद गया है क्या? नहीं, बहुत सारे ट्रांजिशन है, लाइवन भी होगा, बमर भी होगा, सब कुछ होगा। का मतलब ये डायग्राम आपको दिमाग में रहना चाहिए, है ना। आगे लिखो आप, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन
10 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, सामने मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट में आप भी लिखना, शॉर्ट में लिखना। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, आईआर रीजन, टोटल लाइंस। 10 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, आ जाएगा आराम से आपका आंसर। जल्दी से इसे शॉर्ट में ही लिख लो, एक के नीचे एक के नीचे एक, और सामने फिर आंसर लिख लेना इसके। हो गया होगा, है ना। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, बता रहा हूँ अब आपको, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देख लो सामने, आप सभी लोग सामने देखें आप। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को, है ना, बिना फॉर्मूला के करना चाहे ना, तो डायग्राम से इसका आंसर आ जाएगा। बिना फॉर्मूला के भी आंसर डायग्राम से आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा, बस इस डायग्राम में चेंज हमें करना पड़ेगा। और वो क्या चेंज करना पड़ेगा कि 7th ऑर्बिट को उड़ा देना पड़ेगा, 7th को मिटा देना पड़ेगा। और अगर 7th ऑर्बिट को हम मिटाएंगे ना, तो 7 से आने वाली लाइंस को मिटाना पड़ेगा, इस लाइन को क्रॉस करना, हटाना पड़ेगा, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। का मतलब 7 से आने वाली सारी लाइंस को हटाना पड़ेगा, फिर आंसर हमारा तैयार हो जाएगा सामने। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लाइंस कितनी आएंगे बेटा, 5। अभी तो 6 है ना, एक हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ 4 3 2 1, आंसर हो गया है। और सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल लाइंस मिल जाएंगी। का मतलब हमारे पास एग्जाम में जो सबसे इजीएस्ट तरीका रहता है ना, वो डायग्राम का रहता है। लेकिन एग्जाम में हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना स्पेस ही नहीं होता है वहां पर। तो फिर फॉर्मूला की भी हेल्प हम ले सकते हैं। और 10 पार्ट थोड़ी ना कि एग्जाम में, यार यही थोड़ा ना कि एक ही क्वेश्चन के पीछे हम डायग्राम बनाने बैठ रहे हैं, इतना नहीं होता ऐसा। 10 पार्ट थोड़ी ना आएंगे, एक ही पार्ट आएगा, तो फॉर्मूला से ही करना पसंद करेंगे ना हम। तो कैसे करेंगे भैया, फॉर्मूला से n2 - 1, तो यहाँ पर लाइंस कितनी आएंगी, 5, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमने। बॉमर में यहाँ पर कितना जाएगा, n2 - 2, तो 4, फिर यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ 1, और यहाँ पर कितना होगा, 0। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट का मतलब लाइमन ही तो होता है। लाइमन में क्योंकि 5 लाइन्स आई है, तो यहाँ पर भी 5 होंगी। यहाँ पर 4 आई है, तो यहाँ पर 4 होंगी। लेकिन इंफ्रारेड के लिए हमें सभी को ऐड करना पड़ेगा। का मतलब 3 + 2 + 1 + 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 6। और टोटल लेंथ अगर निकालनी है, तो या तो सभी को आप ऐड कर दो, या फिर एक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो क्या आएगा बेटा, n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 × 6/2, आंसर इससे 15 लाइन्स आ जाएंगी। 15 लाइन्स इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर कर सकते हैं तो आपने टॉपिक सीखा है, अदरवाइज तो फॉर्मूला वॉर्मूला से तो क्या ही सीखते हैं हम। क्वेश्चन लिखें फिर एक और आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ना मैं सामने लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं सामने लिख रहा हूं, और इस क्वेश्चन के भी 10 पार्ट हैं। अगले क्वेश्चन को मैंने सामने लिख भी दिया है, और इसके भी 10 पार्ट हैं, वही पार्ट हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी थे। तो जल्दी से आप ऐसे ही लिख लो और सामने इनके आंसर लिखते जाओ। इस बार इलेक्ट्रॉन 7 से 2 पर अटक रहा है, मान दे दिया है तो मानना पड़ेगा। इस बार वो 1 पर नहीं आ रहा है। बट मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप पहले अपना आंसर डायग्राम से निकालोगे तो इजी रहेगा, डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम सामने बना हुआ ही है। बिना फॉर्मूला के अगर डायग्राम से सोचोगे तो जल्दी आंसर आएगा। इस बार इलेक्ट्रॉन 7 से 2 तक अटक रहा है, क्या 1 तक आ रहा है, क्या नहीं। तो उस डायग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा, और 1 तक आने वाली लाइंस को भी हटाना पड़ेगा।
बस इतना सा बता दो लाइमन में लाइंस कितनी आएंगी यार, यहाँ पर 6 आएंगे या फिर 0 आएंगे, 0, बस इतना ही है और तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मतलब डायग्राफ से अगर हम सोचे, देख लो बेटा सामने डायग्राफ से अगर हम सोचे ना, तो हमें किसको उड़ाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्बिट को, और फर्स्ट उड़ा दोगे ना तो लाइमन वाली सारी लाइंस भी तो उड़ जाएंगी ना यार। बाकी तो आंसर तैयार है, ये बामार क्वेश्चन, बाकी पूरा आंसर तैयार है हमारे पास। बस इस वाले ग्रुप को हमें पूरा हटाना पड़ेगा, लाइमन वाले ग्रुप को हमें पूरा हटाना पड़ेगा। तो डायग्राम से तो आंसर आ ही रहा है। अगर हम फॉर्मूला से देखें तो लाइमन का फॉर्मूला क्या होता है, n2-1। ये सही है या फिर गलत है बेटा, गलत है, इसलिए फॉर्मूला फेल भी हो जाता है। यहाँ फॉर्मूला फेल हो रहा है ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 तक अटक रहा है ना, तो 1 तक तो आ ही नहीं रहा है, का मतलब लाइमन में लाइन 0 होने वाली है। बाकी तो सही है, फॉर्मूला यूज हो जाएगा। n2-2 बराबर यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ 4 3 2 1। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट में भी कितना होगा, लाइमन के बराबर जो कितना होगा 0, और बामर में यहाँ पर क्योंकि 5 लाइन से तो विजिबल में 5 आएंगे, लेकिन IR के लिए बाकी सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा 10। और टोटल लाइंस निकालने के लिए या तो सबको आप ऐड कर दो या फिर क्या यूज कर लो, फॉर्मूला। फॉर्मूला से भी आंसर सही आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n2-n1 इंटू n2-n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यहाँ आंसर 15 आ जाएगा, और ऐड करने पर भी 15 ही आ रहा है। एक क्वेश्चन और लिखना फिर आप। क्वेश्चन लिखें, इन H spectrum electron moves from nth orbit to first orbit, nth orbit to first orbit in multi-step, then total lines obtained are 10. फाइंड n। सोचो, आप कर पाओगे, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। टोटल लाइंस निकालनी नहीं है, टोटल लाइंस दी हुई है, तो टोटल लाइंस का फॉर्मूला यूज करोगे n2-n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसमें सॉल्व कर रहा हूं मैं, देख लो आप सामने, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहा है बेटा, n से 1 तक आ रहा है, तो n2 तो कितना हो जाएगा n, और n1 कितना हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे n2-n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसको उधर भेज दोगे तो 20 बराबर यहाँ पर आएगा n स्क्वायर माइनस n। इक्वेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 बराबर 0। 9th-10th क्लास में इसको हम सीखते हैं, इसको स्प्लिट हम करते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 बराबर 0। n कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा n माइनस 5, 4 कॉमन आएगा तो अगेन आएगा n माइनस 5 बराबर 0, का मतलब n प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 5 बराबर 0, का मतलब दो वैल्यूज आएंगी n की, n तो एक तो आएगा -4 और एक कितना आएगा बेटा +5, और हम जानते हैं कि शेल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा 5। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यार, देखो आप सामने एक बार के लिए लिखना बंद कर दो। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 1 पर आया, 5 से कहां पर आया 1 पर, सिंगल स्टेप में, फिर मल्टी स्टेप में, मल्टी स्टेप, तो बोल के बताओ लाइमन में नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी 4। 5 से 1 पर आ रहा है ना, तो n2 - 1 मतलब कितना होगा 4। अगर यहाँ 4 है तो बामर में कितना होगा 3, फिर 2, फिर 1,
और ऐड करने पर लाइंस कितनी आ रही हैं 10। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस तो होंगे ही होंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। अब 10 मिनट के लिए आप सामने देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप, है ना। ये जो स्पेक्ट्रम सामने बना हुआ है इसका नाम एब्जॉर्प्शन है, फिर एमिशन है यार, एमिशन। इस स्पेक्ट्रम को खत्म नहीं हुआ है बेटा ना, आप बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें अभी। तो इस स्पेक्ट्रम में आप ध्यान देना, अगर मैंने कहा आपसे कि 2 से 1, क्या कहा मैंने, 2 से 1 या 3 से 1, 4 से 1, इनफाइनाइट से 1, इन सबको हमने नाम क्या दिया हुआ है, लाइमन। बेटा देखो सुनो ध्यान से आप, है ना, सुनो हम ये कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया या 3 से 1 पर आया या 4 से 1 या इनफाइनाइट से 1, तो नाम क्या दिया हुआ है हमने उसको, लाइमन। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि इन सभी लाइंस में से ना, लाइमन पर फोकस करना आप, तो केवल इन सभी लाइंस में से स्मॉलेस्ट लाइन जो है, स्मॉलेस्ट पर ध्यान देना। इन सभी लाइंस में से लाइमन को देखना है, बामर को नहीं देखना है, किसको देखना है बेटा, लाइमन। लाइमन के अंदर स्मॉलेस्ट लाइन कहां से कहां आती है, लाइमन में स्मॉलेस्ट लाइन कहां से कहां आती है, 2 से 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं भैया, फर्स्ट लाइन। तो विद इन द सीरीज जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है ना, जिसको मैंने यहां पर इसको हाईलाइट कर दिया है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइमन का फर्स्ट लाइन। फिर इसको हम बोलेंगे लाइमन का सेकंड लाइन, इसको हम बोलेंगे लाइमन का थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, और जो लास्ट लाइन होगा वो 7 से नहीं आएगा, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से आएगा। कहां से आएगा, इनफाइनाइट से। दोबारा देखो आप, बामर पर ध्यान दो, इस बार बामर पर ध्यान देना। बामर में स्मॉलेस्ट लाइन कहां से कहां आती है, 3 से 2, इसको हम बोलते हैं बामर का फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं, बामर का फर्स्ट लाइन। के पास में क्या होगा, उसका सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और लास्ट लाइन कहां से आएगा, इनफाइनाइट से 2, इनफाइनाइट से 2। चलो एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 10 मिनट तक डिस्कशन करे चलेगा, सुनते रहना। फॉर एग्जांपल मैंने पास्चन सीरीज का एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया बेटा, पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज में अगर आपसे कहा गया है बेटा फर्स्ट लाइन, क्या कहा गया है, फर्स्ट लाइन, उधर मत देखना है ना, वो डायग्राम हमारे को दिमाग में है, उसको देख के आंसर देने से मतलब नहीं है। अगर हमने पास्चन सीरीज बोल दिया है ना, तो हमें क्लियर है कि हम काउंटिंग चालू कर देंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, कहां तक आएगा, 3 तक। कहां तक आएगा, 3 तक। अगर 4 से 3 तक आएगा तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन। अगर 5 से 3 तक आएगा तो क्या बोलेंगे भैया, सेकंड लाइन। अगर 6 से 3 तक आएगा तो क्या बोलेंगे भैया, थर्ड लाइन। और उसके बाद तो हम ये चालू कर सकते हैं, मतलब 7 से 3 तक आएगा तो क्या बोल देंगे, फोर्थ लाइन। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भैया लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन कहां से आएगा, इनफाइनाइट से 3। समझ में आ रहा है क्या आपको। अभी जो लास्ट लाइन होता है ना, इसका एक नाम और होता है, इसे हम लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लिमिटिंग लाइन। यानी कि ये जो लास्ट लाइन होते हैं, इसको 2 नाम होते हैं। क्या क्या होता है, लास्ट लाइन, और क्या भी होता है, लिमिटिंग लाइन। सुन रहे हैं क्या आप यार, देखो ये जो है ना 4 से 3 तक आया तो इसे हम बोलेंगे N2, और इसको हम क्या बोलेंगे, N1। N2 का मतलब होता है ऊपर वाला ऑर्बिट, और N1 का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऑर्बिट। सुन रहे हैं क्या रे। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लाइन कहां से कहां आएगा, इसमें 4 से 3। सेकंड लाइन कहां से कहां आएगा, 5 से 3। थर्ड लाइन कहां से आएगा, 6 से 3। और लास्ट लाइन कहां से आएगा, इनफाइनाइट से 3। ये जो फर्स्ट लाइन होता है ना, फर्स्ट लाइन, इसको हम कभी कभी अल्फा लाइन भी कहते हैं, सेकंड लाइन को हम बीटा लाइन भी कहते हैं, और थर्ड लाइन को हम गामा लाइन भी कहते हैं। अब आप आंसर देना है ना, क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना है ना। ब्रैकेट पर ध्यान दो आप, ना डायग्राम को मत देखना, ब्रैकेट पर आप ध्यान दो, ब्रैकेट सीरीज पर ध्यान दो। अरे ब्रैकेट सीरीज का मतलब लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट कहां तक आएगा, 4 तक। 5 से 4 अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन की बात है, 5 से 4 फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन, 6 से 4 सेकंड लाइन बीटा लाइन, और अगर 7 से 4 है तो थर्ड लाइन या गामा लाइन। इनफाइनाइट से 4 होता तो क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन। सुन रहे हैं क्या आप। देखो आगे क्या होगा ना, इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला आता है, उसका नाम होता है रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या आता है भैया, रिडबर्ग फॉर्मूला। अंधाधुन नहीं चलना है, आगे क्या आएगा ये पता होना चाहिए। कौन आएगा आगे, रिडबर्ग फॉर्मूला। और रिडबर्ग फॉर्मूला जो होता है ना, कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, और ब्रैकेट में आता है 1/n1 स्क्वायर, और क्या आता है 1/n2 स्क्वायर। इसमें 2 वेरिएबल आते हैं, कौन कौन से आते हैं, n1 और n2। और वही मैं आपको अभी निकालना सिखा रहा हूं कि n1 कैसे निकालते हैं और n2 कैसे निकालते हैं। रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। इस बार आपसे कहा गया है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, क्या बोल दिया है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। उधर मत देखो बेटा, है ना, कोई मतलब नहीं है। अगर बामर कह दिया है तो सेकंड तक आएगा, कहां तक आएगा, सेकंड तक। थर्ड से सेकंड तक आएगा तो फर्स्ट लाइन का मतलब N2 भी पता चल गया है और N1 भी पता चल गया है। उठा के बस यहां पुट कर देंगे तो हमारा जो भी करना है कर लेंगे, वो आगे की बातें हैं।
समझ में आ रहा है आपको? इस बार आपसे कहा गया है फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोला गया है भैया? सेकंड लाइन लाइमन का मतलब कहां तक आएगा? 1 तक। 2 से 1 आएगा तो फर्स्ट लाइन, 3 से 1 आएगा तो सेकंड लाइन। बस उस फीडबैक फॉर्मूला में हम पहले पुट कर देंगे, ये हमें आता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब एक बात समझना यहाँ पर, ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया हुआ है इसका नाम एब्जॉर्प्शन है, फिर एमिशन है। एमिशन का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, फिर एमिट होगा एमिट। और जो एनर्जी एमिट होता है ना वो क्वांटम के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्वांटम बल्ब है ये, इससे क्वांटम निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं भैया? क्वांटम। इसे क्वांटम निकल रहे हैं। जब क्वांटम की एनर्जी की हम बात करते हैं ना, तो क्वांटम की एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है E बराबर NH न्यू बराबर NHc अपॉन लैम्डा। का मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी होता है वह फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शनल और लैम्डा के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जगा दिया तुमने किसी किसी को भैया, बहुत कुछ यहां पर लोग सो रहे थे। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लैम्डा। देखो समझना, यहां पर एक तो लिखूंगा मैं यहाँ पर एनर्जी, फिर लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी, फिर लिखा मैंने वेवलेंथ, और फिर लिख दिया है मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन, और लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है मैंने लास्ट लाइन। आप एक सवाल का जवाब देना, लाइमन के अंदर फर्स्ट लाइन को देखो और लास्ट लाइन को देखो। किसको देखना है भैया? फर्स्ट लाइन। लास्ट लाइन है ही नहीं, कहां से देखोगे? लेकिन इमेजिन तो कर सकते हो यार, लास्ट लाइन का मतलब कहां से आएगा? इनफाइनाइट से। आप मुझे बताओ एनर्जी मिनिमम कहां पर होगा और मैक्सिमम कहां पर होगा? अरे फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी क्या होता है? मिनिमम। और लास्ट लाइन के लिए एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या? बामर में घुस जाओ आप। अरे किसमें घुस जाओ आप? बामर में। चेकअप करो इसका। पागल फील कर रहा है ये बैठा बैठा। बामर में घुस जाओ आप। अरे बामर में मुझे बताओ मिनिमम एनर्जी किसके लिए होगा? फर्स्ट लाइन के लिए। और मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए होगा? लास्ट लाइन, जो कहां से आता है? 7 से इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है तो यहां पर भी लिखूंगा मैं मिनिमम और यहां पर भी लिखूंगा मैक्सिमम। का मतलब अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखना है तो फर्स्ट लाइन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है तो लास्ट लाइन। लेकिन लैम्डा के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा। का मतलब यहां मैक्सिमम और यहां पर क्या आएगा? मिनिमम। ये हमें याद नहीं करना होता, इसको मैं हटा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे देना है ना। एक बार सीख लिया इसको, सफिशिएंट है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो इस बार आपसे कहा गया है बेटा मिनिमम एनर्जी है यार, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन है ना। उधर मत देखना, केवल इधर ध्यान देना। लाइमन कहां तक आएगा? 1 तक। 2 से 1 भी आएगा, 3 से 1 भी आएगा और इनफाइनाइट से 1 भी आएगा। लेकिन अगर मिनिमम एनर्जी बोल दिया गया है तो गैप मिनिमम होगा, और गैप मिनिमम का मतलब फर्स्ट लाइन है, फिर लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कहां से आएगा भैया? 2 से 1। का मतलब N2 तो कितना होगा? 2। N1 कितना होगा? 1। अच्छा बताना, मैंने बोल दिया है इस बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्चन सीरीज, लाइमन बामर पास्चन कहां तक आएगा? 3 तक। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम। गैप भी क्या होगा? मैक्सिमम। फर्स्ट लाइन है, फिर लास्ट लाइन जो कहां से आता है? इनफाइनाइट से। इस बार बोल दिया गया है भैया मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट। ओहो, ब्रैकेट बोल दिया गया है, कहां तक आएगा? 4 तक। ब्रैकेट बोल दिया गया कहां तक आएगा? 4 तक। मैक्सिमम लैम्डा अगर है तो एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम का मतलब फर्स्ट लाइन। एनर्जी मिनिमम तो फर्स्ट लाइन। एनर्जी मिनिमम तो फर्स्ट लाइन। अगर फर्स्ट लाइन है तो कहां से आएगा? 5 से। हम तैयारी कर रहे हैं ताकि हम आगे रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ पाए। क्या पढ़ पाए भैया? रिडबर्ग फॉर्मूला। क्योंकि उस फॉर्मूला के अंदर N2 भी पुट करना होता है और N1 भी पुट करना होता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इजी है ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उस डायग्राम को देख के आंसर दे रहे हैं ना, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, फिर सिंपल सी बात है, उसको देखना नहीं है भैया। सब हम देख तो रहे हैं लेकिन अपने दिमाग में जो डायग्राम है उसको देख के बता रहे हैं, फिर ठीक कर रहे हैं आप। सवाल का जवाब देना। मान लो इस बार आपसे कहा गया है कि भैया मिनिमम वेवलेंथ है, किसका मिनिमम वेवलेंथ है भैया? बामर का। किसका मिनिमम वेवलेंथ है भैया? अरे बामर अगर बोल दिया है तो इलेक्ट्रॉन कहां तक आएगा? 2 तक। 3 से भी आएगा, 4 से भी आएगा, 5 से भी आएगा और इनफाइनाइट से भी आएगा। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी, तो गैप भी क्या चाहिए? मैक्सिमम। कहां से आएगा? इनफाइनाइट से। N2 कितना होगा? इनफाइनाइट। N1 कितना होगा? 2। आपको आ रहा है, चिंता मत करो इस बारे में, आपको आ गया है ये। अभी बातें खत्म हुई नहीं है, यहाँ पर सुनते रहे ना। मुझे अगेन ये बताओ, जो स्पेक्ट्रम सामने बना हुआ है इसका नाम एमिशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है भैया। एमिशन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर एमिट हो रहा है। एमिट हो रहा है किस रूप में हो रहा है? क्वांटम के रूप में। किस रूप में हो रहा है? क्वांटम के रूप में। मान लो आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर कूद गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद गया? 7 से 1 डायरेक्टली कूद गया, एक सिंगल ट्रांजिशन में कूद गया। इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर कूद गया, मल्टी स्टेप नहीं बोला, क्या बोला है कि 7 से 1 पर कूद गया।
एनर्जी एब्सॉर्ब होगा फिर एमिट होगा भैया एमिट। जो एनर्जी एमिट होगा वो किस रूप में एमिट होगा भैया? क्वांटम। क्वांटम के रूप में एनर्जी एमिट होगा और यहाँ 1 क्वांटम रिलीज होगा। कितना क्वांटम रिलीज होगा भैया? 1। कितना क्वांटम निकलेगा? 1। मान लो आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन पहले 7 से कहीं पर भी कूदा, फिर कूद कूद के आगे भी कूद गया है। इस बार कितनी बार कूदाकाती हुई है भैया? 2। कितने ट्रांजिशन हुए हैं? 2। कितनी बार ट्रांजिशन हुए हैं? 2। तो इस बार भी क्वांटम निकलेंगे, लेकिन कितने क्वांटम निकलेंगे? 2 क्वांटम। का मतलब यह है कि कितने क्वांटम निकलेंगे इट इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजिशन। जितने ट्रांजिशन होते हैं उतने ही क्या निकलते हैं? क्वांटम। इसको देखो, ये बल्ब है। क्या है ये? बल्ब। क्वांटम निकले जा रहे हैं और कितने क्वांटम निकलेंगे? जितने क्या होंगे? ट्रांजिशन। 21 लाइन है यहाँ पर, 21 लाइन है यहाँ पर। वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूं बेटा। 6 5 4 3 2 1। 6 + 5 21 है। कितने ट्रांजिशन है? 21 का मतलब क्वांटम भी कितने निकलेंगे? 20। कुछ छोटे क्वांटम होंगे, कुछ बड़े क्वांटम होंगे। अरे हर एक क्वांटम का एनर्जी इक्वल है क्या? नहीं, हर एक क्वांटम का एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ 10.2। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का जो क्वांटम होगा वो कितना होगा? 10.2। और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का क्वांटम कितना होगा? 13.6। बट हाउ मेनी ट्रांजिशन विल बी रिलीज? दैट इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजिशन। नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया है सामने, उसका नाम एमिशन था। अब हम बात करेंगे कौन से स्पेक्ट्रम की भैया? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। अगर इस स्पेक्ट्रम को हम बनाए तो इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां जाएगा? इस बार ऊपर। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जाता है ना, जब वो नीचे से ऊपर जाता है ना, तो वो केवल फर्स्ट ऑर्बिट से ही जाता है। कहां से जाता है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट से। का मतलब वो 1 से 4 पर जाएगा, 1 से 3 पर जाएगा, 1 से 2 पर जाएगा, वगैरह वगैरह। का मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर गया, 3 से 4 पर गया। ऐसे नहीं जाता है कभी भी। वो कहां से चलना चालू होगा भैया? ग्राउंड स्टेट से। कहां से चलना चालू होगा? ग्राउंड स्टेट से। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, पहले तो समझाऊंगा बाद में कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, इसमें केवल और केवल लाइमन लाइंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? लाइमन लाइंस। आप देखो ये कॉमन है, किसमें कॉमन है? वहां पर भी और यहां पर भी कॉमन लाइंस कौन सी है भैया? लाइमन। अरे लाइमन लाइंस ही तो है जो फर्स्ट ऑर्बिट को टच करती है। किसको टच करती है भैया? फर्स्ट ऑर्बिट को। अगर मैं समराइज करूं इस बात को ना, तो एमिशन स्पेक्ट्रम बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम छोटा स्पेक्ट्रम होता है। वहां पर लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फोन नंबर सब कुछ मिलता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में केवल क्या मिलता है? लाइमन। यहां पर नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला बड़ा है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस डिवाइड बाय 2। लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 - 1, क्योंकि लाइमन लाइंस में नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n2 - 1। ये दिमाग में फिट करो आप। दोबारा बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि नंबर ऑफ लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब नीचे से ऊपर है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब जाता है ना, तो कहां से जाएगा? हमेशा ग्राउंड स्टेट से। का मतलब वो हमेशा ग्राउंड को टच करेगा ही करेगा। अगर करेगा का मतलब ये है कि भैया यहां पर जो लाइंस है उसका नाम केवल हम क्या बोल सकते हैं? लाइमन। वहां पर सब कुछ मिलता है, लेकिन यहां पर केवल क्या मिलता है? लाइमन। देखो आज की समरी बहुत छोटी सी है, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। हमने ऐसा कहा था शुरुआत में कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होंगे? 2। एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम में सब कुछ मिलता है, लाइमन, बामर, पार्शन सब कुछ मिलता है, और इसमें फॉर्मूला आपको याद है n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। एब्जॉर्प्शन में केवल क्या मिलता है? लाइमन, और उसमें नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? n2 - 1। सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, बताना मुझे आप। मान लो हमारे पास में 4 ऑर्बिट है। कितने ऑर्बिट है भैया? 4। 1 2 3 4, 4 ऑर्बिट है। नहीं, 4 3 2 1, 4 ऑर्बिट है हमारे पास में। और अगर हमसे कहा जाए कि बताओ इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओ, क्या बनाओ? एमिशन स्पेक्ट्रम। आराम से बना देंगे। अरे एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना हमें आता है। ये रहा एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन भी है, बामर भी है, और क्या भी है? अरे क्या बना दिया गया है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है? एमिशन। नीचे है, फिर नीचे से ऊपर। एरो को इग्नोर करो आप, है ना, एरो को इग्नोर करना है। स्पेक्ट्रम में कभी एरो नहीं बनते हैं। तो कौन सी लाइंस हैं जो यहां और वहां कॉमन है भैया? लाइमन। क्लियर हो पा रही है आपको बात? लिखो आप इसे पूरा।
जल्दी लिखो बेटा, है ना, इसको रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ना है अभी, जल्दी लिखो इसे। रिडबर्ग फॉर्मूला तो आपके फिजिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स में रिडबर्ग फॉर्मूला के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल है, 100% है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला के क्वेश्चन तो जब नीट के एग्जाम आप दोगे ना, तो फिजिक्स के सेक्शन में भी आ सकते हैं और केमिस्ट्री के सेक्शन में भी आ सकते हैं, दोनों सेक्शन में आ सकते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस अच्छा खासा होता है। लिख लिया क्या आपने ये? देखो, जब भी समय मिले ना क्लास में, है ना, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा हमेशा होता है कि क्या क्या पढ़ा दिया गया है इसको सोच लो, चीजों को समेटा करो, है ना। रायता तो हम फैला देते हैं, समेटना चाहिए हमें। आज की क्लास में इतनी सी बात बताई गई है बस कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन बड़ा है और एब्जॉर्प्शन छोटा है। वहां क्या फॉर्मूला था और यहाँ क्या फॉर्मूला है, अगर आपने ये सोच लिया तो सब कुछ हो जाएगा। वहां पर फॉर्मूला था n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर फॉर्मूला होता है n2 - 1। देखो, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना आप सामने, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे इसका, बट फील कुछ है यहाँ पर, समझने की बातें होंगी। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा सामने। रिडबर्ग फॉर्मूला होता है बेटा 1/λ बराबर होता है r इंटू जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में होता है 1/n1 स्क्वायर और होता है 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला का नाम क्या होता है? रिडबर्ग फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। और इस रिडबर्ग फॉर्मूला के अंदर आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर लिखा हुआ है। देखो देखो देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, रिडबर्ग फॉर्मूला के अंदर ये आर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, जो हमें रटना नहीं होता है, ये हमें याद नहीं करना होता।
लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लेफ्ट में 1/लैम्डा लिखा हुआ है। जब यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे तो आर क्या बन चुका होगा, 1/r। ऑब्वियसली उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, पूरे फॉर्मूला को हमें उल्टा करना पड़ेगा, और जब उल्टा करना पड़ेगा तो आर क्या बन चुका होगा, 1/r। और इस 1/r का वैल्यू ही है जो एक्चुअल में हमें रटना होता है, जो होता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो हमें दो चीजें रटनी है अभी के अभी बेटा, और अभी ही रटनी है आपको। इस रिडबर फॉर्मूला को आपको रटना है, और उसके अलावा क्या याद करना है आपको, यहाँ पर 1/r क्या याद करना है, यहाँ पर 1/r जो कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम। अब इसका फील मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप सुनना ध्यान से ना, आपको समझ में आएगी बहुत सारी बातें। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे देना है ना। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया, मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आया, 2 से 1। क्वेश्चन नंबर 1, 4 क्वेश्चन होंगे इस पर। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया, कहां से कहां पर आया, 2 से 1। क्या इस लाइन का नाम आपको पता है क्या? इलेक्ट्रॉन का 2 से 1 पर आया तो क्या इस लाइन का नाम आपको पता है क्या? हाँ, इस लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और लगभग 1 घंटे में जाकर के अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि इसका एक नाम है, हर एक लाइन का नाम है वहां पर। का मतलब हमें इसका नाम पता है। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया तो उसका नाम क्या होगा भैया, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या कंफर्टेबल है क्या इस बात से आप लोग? पॉइंट नंबर 2, इस ट्रांजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा फिर रिलीज हो रहा होगा। रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो रहा होगा उसका वैल्यू होगा 10.2। क्या इस बात से आप कंफर्टेबल है क्या? जो एनर्जी निकलेगा यहाँ पर वो कितना होगा, 10.2। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा। क्या इस बात से आप कंफर्टेबल हैं? और ये हम निकालते कैसे हैं, ई हायर माइनस ई लोअर। और एक्चुअल में ये आज हमने सीखा नहीं है, तो हम पहले ही सीख चुके हैं। इन बोर ऑर्बिट, बोर मॉडल हमने यही काम किया था। बोर मॉडल में हमने ये काम किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आया, ई हायर माइनस ई लोअर, यहाँ पर तो एनर्जी हमें याद है ऑलरेडी, जो कितना होता है 10.2। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो एनर्जी निकला है ना, ये क्वांटम के रूप में निकला है। किस रूप में निकला है, क्वांटम के रूप में। अगर मैंने क्वांटम बोल दिया तो क्वांटम की एनर्जी, क्वांटम है बेटा, ये क्या है, ये क्वांटम। देखो देखो देखो, यहाँ पर ये बल्ब है, ये देखो, ओहो एनर्जी निकल रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्वांटम निकल रहा है। और अगर क्वांटम निकल रहा है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NH-nu, या क्या होता है NHc अपॉन लैम्डा। लैम्डा लैम्डा, और इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा वेवलेंथ भी तो होगा। और उस वेवलेंथ को अगर हमें निकालना है तो जो फॉर्मूला हमारे को काम आता है उसका नाम क्या होता है, रिडबर्ग फॉर्मूला। सुनो ध्यान से आप इस बात को। आप देखो वो बल्ब है, पूरा बहुत बड़ा बल्ब है वो, ध्यान से देखो आप। और उसे क्वांटम निकल रहे हैं 21, बहुत सारे क्वांटम वहां से निकल रहे हैं। और हर एक क्वांटम के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा। और उस वेवलेंथ को अगर हमें निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। पता है एक तरीका और है, आप चाहो ना रिडबर्ग फॉर्मूला को मत याद करो, आप उसको याद मत करो, आप तो यहीं पर ही करो। अरे भैया एनर्जी निकल रहा है, क्वांटम का एनर्जी निकल रहा है, एक क्वांटम का एनर्जी निकल रहा है, वह NHc अपॉन लैम्डा। यहां से लैम्डा निकालो, सेम आंसर आएगा। वही है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, 100% सेम आंसर आएगा। लेकिन पागल हो जाओगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन है ये। पहली बात तो 10.2 तुम्हें याद है यहाँ पर। मान लो इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर आया होता तो क्या तुम्हें इसका एनर्जी पता है क्या? नहीं पता है भाई। तो तुम्हें एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले, फिर Hc अपॉन लैम्डा, और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर जूल है। आंसर सेम आता है। लेकिन समझो मेरी बात को आप, यहाँ पर क्या फील है इसका, एक्चुअल में इसका फील यही है, लैम्डा ही है ये। वो लैम्डा और ये लैम्डा सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अरे ये भी क्वांटम का लैम्डा है और वो भी किसका लैम्डा है बेटा, क्वांटम का, जो रिलीज हो रहा है। लेकिन ये रिलीज कब हो रहा है, तब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। और कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, फ्रॉम N2 टू N1। आप समझो इस बात को, ये बल्ब से नहीं निकल रहा है, ये बल्ब नहीं है बेटा, वो तो मैं पागल बना रहा था आपको। तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन किसी हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर कूद रहा है ना, और उसका क्वांटम जो क्वांटम निकल रहा है, इसका लैम्डा निकालो, तो जो फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद आएगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा भैया, रिडबर्ग फॉर्मूला। क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर दो वेरिएबल है, N2 भी है और क्या भी है, N1 भी है। समझ में आ रहा है कि आपको, एक काम में करूंगा समझना, ये जो फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला, इसको मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, आपको कुछ समझ में आएगा। इसको C से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा, C अपॉन लैम्डा, राइट में आएगा CR/Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और आप सब जानते हैं कि C अपॉन लैम्डा का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या अब हम हर एक क्वांटम का, ये क्वांटम निकल रहा है, देखो ध्यान, क्वांटम निकल रहा है, लैम्डा तो हम निकाल चुके हैं, उसका हम क्या भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। मैंने ना पता क्लास की शुरुआत कहां से की थी, मैंने आज की क्लास की शुरुआत यहां से की थी कि वो जो रफ डायग्राम था ना, उस रफ डायग्राम में हमें हर एक लाइंस की स्टडी करनी थी।
और उसकी स्टडी को इजी करने के लिए ही तो हमने क्या किया था, ग्रुपिंग की थी। लेकिन कौन सी स्टडी करनी थी, हर एक लाइंस की? हमें हर एक लाइंस की ये 4 स्टडी करनी होती है। क्वेश्चन 4 ही प्रकार के बन सकते हैं यहां पर। आप इमेजिन करो, बोला गया है लाइमन की फर्स्ट लाइन, क्या बोला गया है, लाइमन की फर्स्ट लाइन कहां से कहां आएगा, 2 से 1। आपको उसका नाम पता है, आपको उस क्वांटम जो रिलीज हो रहा है उसकी एनर्जी पता है, उस क्वांटम के लिए लैम्डा भी निकालना आता है, आपको उसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना आता है, और पांचवी चीज तो कुछ होती ही नहीं है, बस ये 4 ही चीजें होती है। मतलब आज जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा उसमें हमें बहुत सारी क्या मिली थी बेटा, लाइंस, और ये लाइंस बनी हुई है, और इन लाइंस के लिए हमें हर एक लाइन के लिए 4 चीजें निकालना आता है। पहली चीज, हमें हर एक लाइन का नाम पता होता है, हमें हर एक लाइन के लिए क्या निकालना आता है, एनर्जी, हर एक लाइन का लैम्डा निकालना आता है, और हर एक लाइन का क्या भी निकालना आता है, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका यह है। रिडबर्ग फॉर्मूला ये ऊपर वाला है बेटा, ये नीचे वाला रिडबर्ग फॉर्मूला नहीं है, बस एक सेंटेंस है कि रिडबर्ग फॉर्मूला को सी से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी। बस इतनी सी बात है। कंफर्टेबल रहो यहां पर, ये पूरा समेट दिया गया है और आपके झोली में पटक दिया गया है। अब आप इसको समझो, इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, बहुत सिंपल आएगा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि है क्या भाई, कंटेंट क्या है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट से 2 पर आया, कहां से कहां आया बेटा, इनफाइनाइट से 2। तो क्या इसका नाम आपको पता होता है क्या, ये लाइमन नहीं है, क्या है ये, बामर। फर्स्ट है फिर लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन नाम पता है आपको इसका, लास्ट लाइन ऑफ बामर है ये। एनर्जी 3.4 है इसका, जो क्वांटम निकलेगा उसका एनर्जी कितना आएगा, 3.4, क्योंकि इनफाइनाइट पर एनर्जी होता है 0, यहां होता है -3.4, गैप कितना आएगा, 3.4 एनर्जी है इसका। और इसका आप लैम्डा भी निकाल सकते हैं यूजिंग, मेरे को भी याद नहीं लैम्डा कितना आएगा, और आपको भी थोड़ा याद करने बैठेंगे भाई, निकाल सकते हैं लैम्डा। बस n2 का वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे, n1 का वैल्यू 2 पुट कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा, और आप अभी निकाल पाओगे इससे फ्रीक्वेंसी। हम करेंगे इस पर क्वेश्चन, अभी आप इसको लिखो पूरा। क्वेश्चन लिखे आप, कैलकुलेट। देखो क्वेश्चन तो मैं ही करवाऊंगा, बट क्वेश्चन को समझते रहना आप। कैलकुलेट मिनिमम लैम्डा of Balmer series in H spectrum. in H spectrum सभी लोग पेन को नीचे करके ध्यान दें सामने और मेरी हेल्प करें। हमें यहां पर जो है ना बामर सीरीज बोला गया है, क्या बोला गया है, बामर सीरीज। और बेटा देखो सामने आप, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां तक आता है, 2 तक, 3 से भी आता है, 4 से भी आता है, 5 से भी आता है, इनफाइनाइट से भी आता है। लेकिन उसका मिनिमम लैम्डा हमें बोला हुआ है, और हमने पढ़ा था अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, तो गैप भी क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर गैप मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इनफाइनाइट से। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहां पर आएगा, 2 तक। का मतलब तो लास्ट लाइन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था भैया, लास्ट लाइन का। हमें क्या निकालना है, एनर्जी नहीं निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा। इसका एनर्जी तो हमें रटा हुआ होता है, खैर इसका एनर्जी तो होता है 3.4, इसका एनर्जी तो हमें याद होता है कितना होता है, 3.4। लेकिन लैम्डा पूछा गया है, और लैम्डा अगर निकालना है तो रिडबर्ग फॉर्मूला में याद आएगा 1/लैम्डा बराबर बोलो R इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है इसमें, हाइड्रोजन के लिए 1, H दिया हुआ है, H एटम दिया हुआ है, तो जेड का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 1/n2 स्क्वायर।
तो आंसर आ गया 1/λ बराबर r इंटू, देखो यहाँ पर 1/4 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 0, का मतलब r/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा r/4, लेकिन लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/r। यही आंसर है इसका, और ये मान के चलना एग्जामिनर यही ऑप्शन देगा। हाँ, वो हो सकता है सॉल्व भी करवा, लेकिन बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बोलो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/r, 4 इंटू 1/r, और 1/r का वैल्यू हमें याद है जो कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम। बस आंसर आ गया 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, का मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3648 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा आ गया है। अच्छा, आंसर किसमें आएगा बेटा? एंगस्ट्रॉम में। आप लिखो इसे। क्वेश्चन लिखेंगे और आप पता है, अगर थोड़ा सोचो ना आप, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। सीखना तो आपको चाहिए। और तरीका ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट से 2, कितना एनर्जी निकलेगा यहाँ पर? एनर्जी का वैल्यू कितना होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी है किसका एनर्जी है? क्वांटम। कितने क्वांटम का? एक। मैंने कहा था जितना कूदा का दी उतना ही ट्रांजिशन। कितना ट्रांजिशन है यहाँ पर? एक। क्वांटम भी कितना होगा? एक। एनर्जी बराबर NhC/λ। यहाँ से लैम्डा निकालो, आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, बट बहुत मेहनत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एच का वैल्यू किसमें होता है? जूल। अगर आप कर लोगे ना तो एग्जैक्टली सेम आंसर मैच हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखे, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इन हीलियम प्लस He+। मैं सॉल्व करूंगा इसे, ध्यान देना सामने आप। देखो, कैलकुलेशन तो हम सब करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है भाई? ये आप वापस देखो, ध्यान दो सामने आप। इस बार हमें लैम्डा नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। और किसके लिए फाइंड करना है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। ये तो मैं पहले से याद है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, यहाँ पर 2 से कहां पर आएगा 1, 2 से 1 तक आएगा। और इसके लिए हमें लैम्डा नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। और हमने पढ़ा हुआ है कि रूलर फॉर्मूला को सी से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या आ जाता है भैया? फ्रीक्वेंसी। तो बोलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा? CR/Z², 1/N1² माइनस होगा 1/N2²। चलो वैल्यू पुट करते हैं, आप ध्यान देना, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। CR/Z² मतलब सी तो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर में पुट किया है, किसमें पुट किया है बेटा? मीटर। एंगस्ट्रॉम में नहीं है, किसमें है? मीटर। अरे किसमें है? मीटर। इनटू आर। आर का वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें किसका वैल्यू पता है? 1/r। ओहो, आर का वैल्यू हमें याद नहीं करना है बेटा, याद नहीं करना है आपको, तो 1/r पता है। अगर 1/r का वैल्यू इतना है तो बताओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 1/912। सिंपल सी बात है। बट एंगस्ट्रॉम में या फिर मीटर में? एंगस्ट्रॉम में। मैं कहना ही चाहता हूं कि जब आप आर का वैल्यू पुट करोगे ना तो 912 नहीं पुट करोगे, कितना पुट करोगे? 1/912। ये मीटर में था ना, स्पीड ऑफ लाइट किसमें होता है? मीटर में। तो ये भी किसमें पुट करोगे आप? मीटर में, जो कितना आएगा 10⁻⁻10। बेटा सीख रहे हो अभी आप, है ना? जब आप होमवर्क करेंगे इस पर तो आप कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। Z², इस बार हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? हीलियम प्लस। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा 1/N1² माइनस 1/N2²। इसका आंसर है इसका। रफली सॉल्व कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है। यहाँ पर ऊपर 3 है, ऊपर कितना है? 10⁸8 इंटू कितना है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 912 इंटू कितना है? 10⁻⁻10। तो एज इट इज लिख दिया है मैंने ये तो, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस 1/4 है, और हम जानते हैं 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो ऊपर 3 इंटू 3 है, और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और ये 900 है। अरे कितना है भैया? 900।
लगभग 900 है। कितना है यार 900 का मतलब है 9 और ये 900 कितने से कैंसिल होगा 100 अप्रोक्सीमेटली। जो ऊपर है 10 की पावर 8 और नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर -8। आंसर कितना आएगा 10 की पावर 16 और आंसर हर्ट्ज में आएगा। इस बार हमने लैम्डा नहीं फाइंड किया, क्या फाइंड किया है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। क्या सेकंड यूनिवर्सिटी की बात है, लिख लो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आते ही। फिर डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।